हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी एसएसटी की क्लास सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। ये जो क्लासेस है ना ये क्लासेस आपके एसटेट, सीटेट या किसी भी टीचिंग बल्कि टीजीटी, एसएसटी स्क्रीनिंग का आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बल्कि एसएसटी, टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ, ये टॉपिक्स हर एक टीजीटी स्क्रीनिंग हो या मतलब कि एसएसटी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उनमें ज़रूर आते हैं, यही टॉपिक्स वहाँ दिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास पृथ्वी की गति, यानी कि पृथ्वी की जो दो मोशंस है ना उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण, ठीक है ना। कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर स्थिर एक कक्षा में पृथ्वी की गति का परिक्रमण कहते हैं। मतलब कि पहले हम इन दो को ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर, तो वो क्या कहलाता है? सॉरी, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, जिससे डे और नाइट बनते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो घूमती है। जब सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर देती है, उसको हम कहते हैं परिक्रमण, ठीक है। और पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर पूरा दिन में यानी 24 घंटे में जब अपने ही अक्ष पर एक बार घूम जाती है ना, जिससे दिन और रात बनते हैं, उसको कहते हैं घूर्णन। घूर्णन को इंग्लिश में रोटेशन और परिक्रमण को रिवोल्यूशन, ठीक है। घूर्णन को क्या कहते हैं? रोटेशन। घूर्णन आप समझ लीजिए घूमना, कहाँ? अपने अक्ष पर। और परिक्रमण होता है चक्कर लगाना, किसके चारों तरफ? सूरज के चारों तरफ। परिक्रमा, जैसे आप सुनते हैं ना कई मंदिर वगैरह में जाते हैं तो भी परिक्रमा लगा रहे हैं, दैट्स परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब हो गया किसी भी चीज के चारों तरफ घूम जाना। तो आप परिक्रमण से समझ जाना सूर्य के चारों तरफ घूम जाना, ठीक है। ये हो गया परिक्रमण। और घूर्णन हो जाता है घूमना। घूमना का खड़े खड़े एक जगह घूम जाना, यानी कि अपने ही अक्ष पर एक जगह खड़े खड़े जैसे पृथ्वी घूम जाती है ना, तो घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात, दिन रात, ठीक है ना। घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण के कारण पूरा एक साल निकल जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देती है तो पूरा एक साल हो जाता है परिक्रमण से, 365 दिन। और घूर्णन 24 घंटे में, ठीक है। अब आप घूर्णन और परिक्रमण तो समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी होती है, ठीक है ना। और सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की जो डेली की गति है ना वो। तो चलिए अब हमने जो ये पूरा पहरा पढ़ लिया है, जो पढ़ा है उसको हम अब समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने से तो ऊपर ऊपर से गया भाई सारा। अब ध्यान से पढ़ते हैं। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक वृत्त है, जो ये यहाँ कहा है ना। चलिए पहले हम इसी को पढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष, अब हमने कल सॉरी काल्पनिक रेखा है। अब पहले हम इस एग्जाम्पल से इसमें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस पे देखिए, अब इन्होंने, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या हमारी पृथ्वी है? चलिए अब देखिए, अब कल जो पहले वाली वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी के अक्ष के बारे में, तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई नहीं, तिरछी लाइन है, ये हमारी पृथ्वी की एक्सिस है। अक्ष है पृथ्वी का, पृथ्वी की धुर्री है, जिस पर ये क्या है देखो, झुकी हुई नहीं है, टिल्टेड है, झुकी हुई है। अगर सीधी मान के चलिए, अभी इसमें तो सीधा दिखा रखा पर हमारी अर्थ इसके अकॉर्डिंग झुकी हुई है, वरना सीधी तो आती ये रो लाइन, ठीक है ना। कि जो अगर पृथ्वी को हाफ बांटा जाए तो ऐसे बढ़ती,
पर ये ऐसे ना हो कि इस तरह से पृथ्वी की जो अक्ष है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की तरफ झुकी हुई है, ठीक है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब एक बात, अब इन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और वह ये अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा का मतलब है कि ये रियल में एक ऐसी लाइन खींची नहीं हुई है अर्थ पर। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर किसी ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये क्लास और बेटर समझ में आएगा, पिछला वीडियो देख लीजिए। तो ये देखिए, पृथ्वी हम अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। ये जो अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, अगर सीधा सेंटर से आता तो ये इतना होता, ये लाइन आती सीधी सेंटर से। अब ये कितना झुका है, अब आप ये भी सोचिए। ये जो झुकी हुई है ना, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 23/1/2, है ना, 23/1/2 झुकी हुई है। और ये झुकाव के कारण कक्षीय समतल, जैसे अभी यह नाम आया था कक्षीय समतल का, उसे कक्षीय समतल कहते किसे, ये जो लाइन है ना, ये अर्थ के सेंटर से ये इधर जा रही है, इसको कक्षीय पृथ्वी का कक्षीय समतल कहा गया। ये यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, पृथ्वी का कक्षीय समतल, ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। कौन सी, ये लाइन पृथ्वी का कक्षीय समतल है। और ये जो है ना, ये पृथ्वी की एक्सिस है, ठीक। और अगर इस पर एक कोण बना दे, मतलब कि सीधा 90 डिग्री का ये एंगल बना दिया जाए, तो अब देखिए, अब ये जो स्पेस आ गया, ये जो एंगल बनता है ना, ये 66 का बनता है, ये 66.5 का, ये इधर देखिए इतना एरिया में ये 66.5 का एंगल बनता है यहाँ। इसलिए इसको क्या कहा है कि 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। या कितनी झुकी हुई है, झुकी हुई आ जाए तो 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर या अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, तो 23 से 1/2 डिग्री, ठीक है ना। और ये पृथ्वी का कक्षीय समतल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये देखिए सारी चीजें यहाँ दी गई थी ना, 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। अब कक्ष का मतलब पृथ्वी को यहाँ, ये इसको ऐसे झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को दो हिस्सों में इधर से डिवाइड कर रही है, और ऐसे झुकी हुई है तो ये इधर से डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, ऐसे। तो अब आप आगे चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। ये विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये हमने कल सब पढ़ ली थी। अब देखिए, अगर वैसे होती तो अर्थ मतलब कि एकदम सीधी होती, तो ये जो रेखाएं दिख रही है ये हमें तिरछी नहीं दिखती, है ना, ये हमें एकदम ऐसे ऐसे सेंटर में दिखती, सॉरी ऐसे दिखती सेंटर में, ये विषुवत रेखा, इधर कर्क रेखा, इधर मकर रेखा। बट अब हमें ये ऐसे ना होके क्या है, तिरछी जा रखी है, तिरछी जा रखी है ना, तो ये क्यों है, क्योंकि ये हमारी जो अर्थ है ना, ये अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी है। अब आप सीधे खड़े हो जाइए और आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाइए, तो आप क्या टिल्टेड दिखेंगे ना। किसी भी चीज को किसी भी चीज को आप सीधा ना खड़ा करके थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लीजिए, तो उसी तरह से हमारी अर्थ भी 23, बल्कि 23 से 1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। और अपने कक्षीय समतल पर यहाँ पर ये 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। चलिए, ये काम हो गया, इसमें बस अब यही समझाया गया है इस पैरे में। और अब आप ये देखिए, अब ये दो बातें और देख लीजिए। अब ये क्या कह रहा है, ये तो कक्षीय समतल तक की बात आ गई। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, हाँ जी, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ठीक है ना। पृथ्वी का गोल आकार गोले के समान है भाई। हाँ, अर्थ, हमारी अर्थ गोला है, एक तरह से गोल है, बिल्कुल बिल्कुल गोल तो नहीं है, किनारों पर से मतलब कि जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव वहां पर चपटी है, बट सर्कल गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, और आधे भाग पर दिन होता है, दूसरे भाग पर जो सूर्य से दूर है वहां रात होती है। तो इसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझाया गया। अभी मैं आपको देखिए, ये तो सन दिखा दिया इन्होंने, ठीक है ना, कि सन है, ठीक है। सन के सामने पृथ्वी आ गई। अब आप देखिए, हमारी ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जो पार्ट, ठीक है ना, पृथ्वी का जो पार्ट सूरज के सामने होगा, अब ये ध्यान से देखिए, ये तो एक्सिस है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो हमारी एक्सिस है, बट अब सूरज का प्रकाश आ रहा है, ये एक्सिस पे काल्पनिक रेखा है। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो तो हाफ पर आएगा ना, इधर आदि पे जो सूर्य के सामने है वहां। अब एक्सिस में ये झुकी हुई है, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये ध्यान दीजिए। झुकाव के कारण ये तो हमारे अर्थ का एक्सिस उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। और जब सूर्य पड़ रहा है तो ये नहीं है कि वो एक्सिस के इधर इधर ही पड़ेगा, नहीं भाई, वो तो आधे अर्थ पे पड़ेगा, आधे अर्थ पे जाएगा ना सूर्य का प्रकाश। तो ये जो
हाफ सर्कल बन गया, इस पे आधे पे दिन और आधी पृथ्वी पे रात है अभी। अब फिर आगे जब धीरे धीरे पृथ्वी जैसे घूर्णन गति में वो घूम रही है, अब जैसे ये पार्ट आगे आता जाएगा, ये पार्ट पीछे चला जाएगा, तो ऐसे क्या होगा, अब इधर फिर ये बैक में चला जाएगा यहाँ रात, और ये बैक ये जो आगे आ जाएगा इसमें दिन हो जाएगा। अर्थ ऐसे ही घूम रही है ना अपने अक्ष पर, सूर्य के सामने चारों, सूर्य के सामने घूम रही है। एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो तो बन गया पूरे भाई 1 साल के अंदर घूम जाती है। और जो सूर्य और जो अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसकी वजह से दिन रात बन रहे भाई, ये पार्ट आगे गया, ये आगे आएगा, फिर ये पीछे गया, ये आ गया, ये पीछे गया, तो ये क्या हो गया, ये अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन हो गया, इसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं। तो अभी यहाँ दिन है, जब ये बैक में हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ दिन, फिर यहाँ रात हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा गया है, सूर्य के जिस भाग पर दिन दिखाई देता है, हाफ भाग पर, जिस हाफ भाग पर रात दिखाई दे, इसे क्या कहा गया, प्रदीप्ति वृत्त। अब यहाँ दिया था ना प्रदीप्ति वृत्त, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त क्या कहते हैं, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। वह भाग ग्लोब पर, अभी पृथ्वी पर तो रियल में ऐसा कोई वृत्त या ये सब इमेज खिंचा हुआ नहीं, इमेजिन किया गया, और इसे हम ग्लोब पर ही पढ़ रहे हैं, तो ग्लोब पर आ जाए या पृथ्वी पर आ जाए कि वह भाग जो, मतलब कि पृथ्वी पर वह भाग जो दिन और रात को विभाजित करता है, जिससे दिन और रात के बारे में पता चलता है, ये विभाजित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अपने अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि हम अभी मैंने बताया भाई, अक्ष तो हमारा क्या है, टिल्टेड है ना, पृथ्वी हमारी टिल्टेड है, तो अक्ष तो हमारे ये है, बट जो वृत्त है वो सीधा है, तो ये पृथ्वी के साथ नहीं मिल ना, सॉरी, अक्ष के साथ नहीं मिल रहा है। अब आप एक बात और देखिएगा, अब ये देखिए, ये तो अक्ष हो गया और ये प्रदीप्ति वृत्त, अब यानी कि इतने एरिया पे क्या है, इतने एरिया पे हमारा दिन आगे और इतने पे रात है पीछे, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कि उत्तरी ध्रुव जो यहाँ था, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब आपने क्या देखा, जब पृथ्वी, अभी जब सूर्य की धूप पृथ्वी पर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उत्तरी ध्रुव पर तो आधे से ज्यादा आगे निकल गई सूर्य की रेज, ये देखिए, सॉरी भाई, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बीच में, ये देखिए, ये तो रेज सूर्य की आ रही है, तो इतने एरिया पे आ गई, और यहाँ रेज यहाँ तक गई, यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक तो रेज पहुंची नहीं, सूर्य की रोशनी दक्षिणी ध्रुव तक तो जा ही नहीं रही है ना, उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब सूर्य इस मोशन में रहेगा ना, सॉरी, जब पृथ्वी इस कंडीशन में है जैसे अब दिखाई दे रही है, तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, दिन होगा, और हाफ जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर, मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगी, अभी दक्षिणी ध्रुव तक तो पहुंची नहीं ना रोशनी, तो यहाँ क्या होगी, रात होगी, ठीक है ना। एक ही बार में दोनों ध्रुव पर, अगर अर्थ एकदम से सीधी होती ना, अर्थ एकदम से सीधी होती, मान के चलिए, जैसे ये यहाँ दिया है कि अर्थ का ये जो हमने एक्सिस बताई, मान के चलो आप कि यही एक्सिस होती, ठीक है ना, ये जो प्रदत्ति वृत्त बन रहा है, ये बिल्कुल एकदम सीधे में एक्सिस होती, तो यहाँ दक्षिणी उत्तरी ध्रुव हो जाता, यहाँ दक्षिणी ध्रुव हो जाता, तो दोनों पोल्स पर, हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर, दोनों पोल्स पर इक्वल सनरेज जाती एकदम, ठीक है ना, एकदम से इक्वल सनरेज जाती, ऐसे, ठीक है, ये जो ध्यान से देखिए, इक्वल सनरेज जाती। बट अब क्या है, अब उल्टा है, अब थोड़ा क्या है कि ये जो हमारी एक्सिस है वो झुकी हुई है 23 से 1/2 डिग्री, ठीक है। तब क्या हो रहा है कि ध्रुव, उत्तर ध्रुव की तरफ तो हम सनरेज जा रही है, पर दक्षिण ध्रुव की तरफ सनरेज नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है ना। देखिए अब ऐसे सीधे निकल जाएंगी, फिर अर्थ पर ही तो सनरेज जाएंगी ना, तो ऐसे सीधे निकल जाएगी, पर दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया प्रदीप्ति वृत्त क्या है, और पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, परिक्रमण गति क्या है, ठीक है ना। समतलीय कक्ष क्या है, कहाँ 66 से 1/2 डिग्री बन रहा है, और कहाँ 23 से 1/2 डिग्री बन रहा है। अब अभी और पढ़ते हैं भाई, चलो, छोटा ही टॉप चैप्टर है, काफ़ी बड़ा टॉपिक नहीं है ये, 2-4 बातें हैं, अच्छे से समझ लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, अब आप मान के चलिए कि पृथ्वी घूमे ही ना, ठीक है ना, तो पृथ्वी के भाग, एक भाग में हमेशा दिन, ठीक है ना, मतलब कि पृथ्वी के एक भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में बहुत गर्मी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, जिससे वहां पर पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक। इसी को भी एक बार वही वापस चल के देखते हैं भाई, देखिए। अब आप एक बात बताइए, अगर अर्थ पर जो इन्होंने ये दिया है, ये हाफ ये बना दिया प्रादीप्ति वृत्त, यानी कि इस एरिया में तो हमेशा दिन है भाई, रोशनी दिखा रखी है, तो या तो दिन, ठीक है, इस एरिया में तो हमेशा दिन रहेगा,
और ये जो एरिया है इधर हमेशा क्या रहेगी, रात। ठीक है, अब दिन और रात, तो ये नहीं कि सिर्फ यहाँ लाइट रहेगी और यहाँ अंधेरा रहेगा, तो यहाँ दिन रहेगा और यहाँ रात, तो क्या करेंगे भाई, हम इधर भी लाइट जला लेंगे। पर ऐसा नहीं है, सिर्फ लाइट जलाने से नहीं, सूर्य की रोशनी आती है, उससे हमें जो हीट मिलती है, गर्मी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दिन मतलब कि कंटिन्यू अगर सूर्य की रोशनी आती रहेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, है ना, सॉरी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। और यहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा, यहाँ तो गर्मी हो जाएगी इतनी ज़्यादा कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यहाँ इतनी ठंड हो जाएगी कि उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना, जीवन तो फिर संभव ही नहीं होगा। अब हमारे अर्थ पर जीवन संभव क्योंकि एक बैलेंस बना हुआ है कि जितनी रिक्वायरमेंट हमें हीट की है उसके अकॉर्डिंग, मतलब एक जीवन को पनपने में, एक जीव को पनपने में, या जीवन को विकसित होने में, इंसान को जीने में, सभी जीव जितने भी जानवर हैं, जितने भी मतलब कि जीव है ना, सबको जीने के लिए जितना प्रॉपर लाइट चाहिए, प्रॉपर हीट चाहिए, उतनी यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से अर्थ पर पहुंचती है, तभी तो अर्थ पर जीवन संभव है ना। ठीक है ना, तो वो यहाँ फिर वो कंडीशन खत्म हो जाएंगी, तो इस अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी कक्ष का मतलब हो गया, पृथ्वी ने जो सूर्य के चारों तरफ अपनी जो ऑर्बिट बना रखी है ना, अपनी कक्षा है, उसके अंदर जब पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना, पृथ्वी का एक वर्ष 365 सही 1/4 दिन, यानी कि 365 घंटे 6 मिनट में, सॉरी 6 घंटों में, 100, सॉरी, पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है पृथ्वी। ठीक है ना, और हम हर साल 365 दिन का मनाते हैं, है ना, एक साल हमारा क्या होता है 365 दिन का। तो हम क्या करते हैं कि वो 6 6 घंटे, 4 साल के 6 घंटे जोड़ के 6 चौक 24, यानी कि हम 4 साल में एक दिन बढ़ा देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, है ना। ये जो देखिए यहाँ दे रखा है, 4 वर्षों में प्रत्येक बचे हुए 6 घंटे मिलाकर, 4 वर्षों में प्रत्येक बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है, जिसको फरवरी महीने में जोड़ के प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, और इसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है ना, बस आप ये यही समझ, इसमें यही समझ लीजिए आप। अब पृथ्वी दीर्घ दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और ध्यान दीजिए पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है, और सामान्य एक वर्ष में को गर्मी सर्दी वसंत ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य की ओर पृथ्वी की चक्कर लगाने की मतलब की स्थिति है ना, पृथ्वी की स्थिति के कारण बांटा गया है। ये जो यहाँ कहा, इसको आप ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या कह रहे हैं पहले यहाँ मैं इस पे ध्यान से दीजिएगा, इस एग्जाम्पल पे ध्यान, ये जो इन्होंने ड्रॉ कर रखा है बुक में ही, देखिए ये हमारा सन कहाँ है, सेंटर में है। ठीक है ना, हमारा सन कहाँ है, हमारा जो सूरज है वो सौरमंडल के सेंटर में है। ठीक है, अब आप समझिए, और ये पृथ्वी, ये देखिए छोटा मैं करके दिखा रही हूँ, फिर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी। पृथ्वी की एक कंडीशन इन्होंने यहाँ दिखा दी, एक कंडीशन इन्होंने यहाँ दिखाई, एक यहाँ दिखाई, एक यहाँ दिखाई, और ये पृथ्वी की कक्षा बना दी। ठीक है ना, पृथ्वी की ये कक्षा है कि पृथ्वी इस रूट पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब ये रूट एकदम गोल नहीं है, ये क्या है, अंडाकार है, एक अंडे की शेप में है, कि कहीं पर दूर जैसे कि बीच से ठीक है ना, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ दूर है साइडों में, यहाँ नजदीक सा है। तो ये क्या है, पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा क्या है, अंडाकार है। ध्यान रखिएगा, बुक में नहीं दे रखा है बट आप समझ लीजिए। अभी हम इनको अच्छे से पढ़ लेते, थोड़ा जूम आउट करके। अब देखिए ये हमारा हो गया सूर्य। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी की एक कंडीशन यहाँ देखिए, अब पृथ्वी जो है यहाँ देखिए, अब ये सूर्य के चारों ओर झुक रही है ना, तो ये देखिए हमारी पृथ्वी टिल्टेड है। तो अब आप समझिए इतना झुकी हुई है, तो जो सूर्य की ये जो रेज आ रही हैं, ये इस एरिया पे और यहाँ तक, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध जो है हमारा, वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है या उत्तरी एरिया है अर्थ का, वहां पर सूर्य की रोशनी डायरेक्टली जा रही है पार होके आगे तक। तो क्या होगा, इधर गर्मी, ये लिखा हुआ है ना, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, और इसको क्या बोला है, उत्तर अयनात। जब सूर्य उत्तर पर पूरी रेज आ रही है ना, सूरज की पूरी रोशनी उत्तर दिशा में आ रही है, तो वो क्या है, उत्तर अयनात। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु,
समझ गए ना आप? ये क्यों? ये इसलिए कि जो सूर्य की रेज हैं वो क्या हो रही हैं, हमारी अर्थ के जो दक्षिणी उत्तरी भाग है ना, उत्तरी गोलार्ध, उस पर डायरेक्टली आ रही हैं। और दक्षिणी गोलार्ध पर अगर आप यहाँ देखें तो आधी अर्थ पर सूर्य की रेज आ रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पहुंच पा रही हैं, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव पर। अब दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव में कंफ्यूज मत हो जाना भाई। अर्थ को दो हिस्सों में बांट दिया है, तो आधा गोला ऊपर की तरफ दक्षिण उत्तर हो गया, नीचे की तरफ दक्षिण हो गया, इसलिए इसे दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध कहा जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ आते हैं, यहाँ चलिए। अब पृथ्वी घूमते घूमते भाई इस पोजीशन से यहाँ आ गई है, अब इस कंडीशन से यहाँ आ गई, तो अब हम इसको इस पर आ जाते हैं। देखिए अब ये क्या कह रहा है, अब सूर्य के सामने यहाँ पृथ्वी है। अब यहाँ सामने आने पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो है पृथ्वी टिल्टेड एक ही दिशा में झुकी हुई चारों तरफ घूम रही है ना, तो अब भी यहाँ झुकी हुई तो इसी तरफ है ना, झुकी हुई तो इसी तरफ है। बट क्या है कि अब इधर झुकी झुकी भी वो ऐसे ही घूम रही है। तो अब इस हिस्से पे आ जाते हैं, तो अब देखिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध पर, ठीक है ना। अब सूर्य की रोशनी जो अर्थ पर आ रही है ना, वो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ आ रही है ना, तो वो दक्षिण में भी इधर आ रही है, और इतना ही वो इसके नीचे है भाई दूसरी तरफ। अब हम इसमें दूसरी तरफ भी इतना ही उस उधर सूर्य के सामने है, उत्तर भी और दक्षिण भी इक्वल है एकदम। जो शरद ऋतु होती है ना, उसमें सूर्य की रोशनी उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बराबर पहुंचती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 23 सितंबर वसंत ऋतु, ठीक है। कहाँ, विषुवत, सॉरी, ये तो हो जाएगी दक्षिणी ध्रुव पर, तो 23 सितंबर को वसंत ऋतु होगी, और उत्तरी ध्रुव पर शरद ऋतु। उत्तरी ध्रुव यानी कि हम जो अर्थ, मतलब कि जो अर्थ है हमारे पृथ्वी के जितने ज्यादातर जितने देश है ना, वो सभी उत्तर की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ कम है, ठीक है ना। तो अब इंडिया कहाँ है, अब अपने से सपोज कर लीजिए कि इंडिया उत्तर ध्रुव में आता है, ठीक है ना। तो इंडिया में जो सितंबर का महीना होता है वो क्या होता है, शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है ना। हमारे यहाँ तो वसंत तो मार्च में आती है, फरवरी मार्च में, है ना। तो यहाँ क्या है, शरद ऋतु है, तो आप अपना अपोजिट समझ लीजिए, समझने में बहुत इजी होगा कि हाँ, अगर हमारे यहाँ गर्मी है तो दक्षिण में सर्दी है, हमारे यहाँ सर्द है तो दक्षिण में वसंत है, अगर हमारे यहाँ वसंत है तो दक्षिण में सर्द है, ठीक है ना। इस तरह से आप अपोजिट समझ लीजिए। तो अभी आप ये समझिए, जब अर्थ की कंडीशन ये होती है ना, इस स्टेज में अर्थ की कंडीशन होती है, तो क्या होता है, इस स्टेज में जब अर्थ की कंडीशन होती है तो अर्थ पर ये देख लीजिए कि बराबर इक्वल, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, सॉरी उत्तर ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों गोलार्ध में, दक्षिण या उत्तर दोनों गोलार्ध में सूर्य की रोशनी बराबर आती है। और जब सूर्य की रोशनी अर्थ पर इक्वल आ रही है ना, तो वो शरद और वसंत ऋतु में बटेगी। अब वो शरद ऋतु कहाँ होगी, शरद ऋतु 23 सितंबर, आप अंदाजा लगा ली 23 सितंबर में हमारे यहाँ तो भाई हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं ना, तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है, उत्तर की तरफ से ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। अगर उत्तर में सर्द हो गई है ना, तो ये समझ लीजिए वो फिर दक्षिण में क्या हो जाएगी, वसंत आ जाएगी। जैसे उत्तर में गर्मी थी तो दक्षिण गोलार्ध में क्या हो गई थी, 21 जून को सर्दी हो गई थी, ठीक है। अब अर्थ की नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं, अब आ जाते हैं इस पोजीशन पर। अब अर्थ घूम के ऐसे आ गई है। अब अर्थ तो उसी तरह टिल्टेड है, देखिए यहाँ भी इधर झुकी हुई है, और यहाँ भी इधर झुकी हुई है, और यहाँ जो आया था ये भी इधर झुकी हुई है, ठीक है ना। तो अक्ष एक ही तरफ झुकी हुई सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये नहीं है कि वो सूर्य की तरफ अट्रैक्ट होती है और सूर्य की तरफ हर कंडीशन में सूर्य की तरफ ही झुकती है, नहीं। वो एक ही तरफ झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है, और उसी पोजिशन में एक ही तरफ झुकी झुकी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब एक तरफ झुकी है तो ऐसा है कि एक बंदा झुका हुआ है, वो आपके आगे सामने है तो वो आपकी तरफ झुका हुआ है, और वो उसी कंडीशन में आपके पीछे चला जाता है तो आपके अपोजिट झुका हुआ है ना। भाई किसी को आप अपने सामने खड़ा कीजिए और वो उसको कहिए भाई मेरी तरफ झुको, आपके सामने थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। अब वो आपके सामने झुका है, अब आपकी उसी सिचुएशन को आप चेंज नहीं करेंगे। आप क्या है, आप उसके आगे से आप ही सरक जाइए, उसको मत सरकाइए, आप वहां से हट के उसके पीछे चले जाइए उस बंदे के। तब क्या होगा, वो आपके पीछे झुका हुआ है पर आपकी तरफ नहीं, आपके अपोजिट झुका हुआ है। तो एज इट इज सन की, सॉरी अर्थ की भी वही सिचुएशन है, सन के चारों तरफ वो भी ऐसे ही झुकी हुई है। अब हम यहाँ देखते चलिए, अब ये देखिए, अब सनरेज यहाँ आ रही है। अब क्या हो रहा है, अब ये उत्तरी गोलार्ध, अब ये देखिए ये जो प्रदीप्ति वृत्त यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, सनरेज डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएंगी, निकल जाएगा, है ना। और दक्षिणी गोलार्ध ये है, अब दक्षिणी गोलार्ध में सनरेज पहुंच रही है ना। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन कब आती है, ये आती है 22 दिसंबर को, दक्षिण अयनाथ, जब सूर्य दक्षिण की तरफ झुका होगा ना, सॉरी सूर्य की रोशनी जब दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच रही है तो दक्षिण अयनात,
और उत्तरी गोलार्ध में वहाँ क्या होगी, शीत ऋतु, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु, जो मैंने अभी बताया था। अब जैसे 22 दिसंबर को आप हिसाब लगा लीजिए कि हमारे यहाँ ठंड होती है, सर्दी होती है, तो सीधी सी बात है कि सूर्य की रेज क्या है, वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं उत्तरी गोलार्ध में नहीं पहुंच रही हैं, वो कहाँ पहुंच रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। और ये टाइम क्या है, 22 दिसंबर, इसको क्या बोला गया है, दक्षिणी अयनात। ठीक है। अब अर्थ आ गई भाई रोटेट करते करते यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ देख लेते हैं। अब ये अर्थ है, अब यहाँ भी अर्थ उतना ही झुकी हुई है ना, अर्थ की टिल्टेशन उतना ही है, इसी तरफ है। अब हम कहाँ पहुंच गए, अब 21 मार्च आ गया, ठीक है ना। और विश्व अब क्या हो जाएगा, अब फिर सूर्य की रेस दोनों का मतलब कि उत्तर में भी और दक्षिण में भी, अब सूर्य की रोशनी यहाँ भी उतनी यहाँ भी उतनी, है ना, बराबर पहुंच रही है सूर्यास्त पर। तो क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में अब आ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्द ऋतु आ गई। अब दक्षिणी गोलार्ध में सर्द ऋतु आ गई और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु आ गई है, ठीक है ना। 21 मार्च को हमारे यहाँ वसंत ही होती है, ठीक है। तो आप इनको अपने से रिलेट करके समझिए। अब आप मौसम को समझ रहे हैं तो खुद से रिलेट कीजिए, और ये ध्यान रखिए दक्षिणी गोलार्ध के अपोजिट उत्तरी गोलार्ध होगा, उत्तरी गोलार्ध के अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में कंटिन्यू बराबर उत्तर और दक्षिण में कंटिन्यू रेज नहीं पहुंचती हैं, ठीक है ना, बराबर मतलब सॉरी इक्वल रेज नहीं जाती हैं, जो सूरज की रोशनी है वो बराबर नहीं जा रही है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। ये हमने सब पढ़ लिया, ऋतु कैसे होती है अच्छे से समझ में आ गया। अगर ना समझे हो तो एक बार वीडियो को दोबारा थोड़ा सा पीछे जाके समझ लीजिए। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आगे आ जाते हैं। अब देखिए, अब हमने देख लिया है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। हाँ भाई, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, तभी तो हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा होती है ना, सीधी जो सनरेज है वो कर्क रेखा पर, और यहाँ कर्क रेखा। अब कर्क रेखा कहाँ है, कर्क रेखा हमने देखा था भाई उत्तरी गोलार्ध में। तो जब 21 जून को जब ज्यादा सनरेज मतलब कि जो बड़ा गर्मी ज्यादा होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो जो सूर्य की रोशनी है वो कहाँ आती है, कर्क रेखा पर आती है। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कर्क रेखा उत्तर में है, मकर रेखा दक्षिण में, दक्षिण मक्कार के नाम से नहीं फिक्स पढ़ा था हमने। तो कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की मतलब कि पृथ्वी जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध भी एक्सिस हमारी टिल्टेड है, तो अर्थ का जो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है वो 21 जून को सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है। तो वहां क्या होती है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके कारण उस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, यानी गर्मी ज्यादा होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम। भाई डायरेक्ट उष्मा तो सीधी भाई जो हमने उष्ण कटिबंध में जो हमने बांट रखा था टाइम, जो जो टेम्परेचर जोन में हमने बांटा था ताप कटिबंध में, तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया है वहां पर डायरेक्ट रेज जाती है ना, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो वहां क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है। बाकी की जगह सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, जहाँ ध्रुवों पर यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ, दक्षिण ध्रुव पर तो पहुंचती बहुत कम है, ठीक है ना। तो इस तरह से उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। जो उत्तरी ध्रुव है ना, उसकी रेखा के आगे जो एरियाज हैं वहां कंटिन्यू 6 महीनों तक दिन ही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, वहां बहुत ज्यादा रोशनी प्राप्त होती है, वो कंटिन्यू प्राप्त होती रहती है वहां, तो इसलिए वहां दिन ही बना रहता है। इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों से सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। अब कहाँ गर्मी का मौसम होता है, तो अब आपने देखा होगा ना, जून के महीने में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। कहाँ, उत्तर अयनात में। और फिर दक्षिण अयनात में क्या होगा, वहाँ अपोजिट हो जाएगा, वहाँ क्या होंगे, रातें बड़ी दिन छोटे होंगे। जैसे अब सर्दियों में हम देखते हैं हमारे यहाँ दिन छोटे छोटे होते हैं। भाई शाम को 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे दिन छिप जाता है ना, अंधेरा हो जाता है, और सुबह 7 बजे तक दिन निकलता है, तो क्या हो जाता है, रात लंबी हो जाती है। और गर्मियों में हम क्या देखते हैं, 8 बजे तक तो दिन ही नहीं छिपता और सुबह 5 बजे ही रोशनी हो जाती है। तो तब क्या होता है, रातें छोटी होती है, दिन लंबे होते हैं। तो वो ही यहाँ कहा गया है कि 21 जून को सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है, कहाँ, उत्तर अयनात में। और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव जो है ना, अभी दिसंबर में 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। अब दक्षिण सूर्य की ओर झुका रहेगा, जो सूर्य की तरफ ज्यादा झुकेगा वहां सूर्य की रोशनी ज्यादा आएगी, यानी कि मकर रेखा दक्षिण में है, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तरायणात में। और मकर रेखा, ठीक है। भाई दिखाई नहीं दे रहा हो तो उसके लिए सॉरी, अभी ध्यान दिया मैंने। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य के आगे झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, लंबवत यानी सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, यानी
उत्तरी गोलार्ध में अब सॉरी दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में, तो दक्षिणी गोलार्ध में अब ज़्यादा रोशनी जा रही कब, 22 दिसंबर के टाइम में। तो अब इसमें क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होंगी और गर्मी की ऋतु होगी। इसके विपरीत अब हमारे यहाँ उत्तर में जब ठंड हो रही है तो वहाँ क्या होगी, गर्मी होगी। इस अवस्था को दक्षिणायनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। अब हमने दिया हमारे यहाँ तो क्रिसमस कब आता है भाई, हम देखते हैं भाई क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है ना। अब 25 दिसंबर को क्या है, 25 दिसंबर को हमारे यहाँ तो बहुत ठंड होती है। बट इसके अपोजिट जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ है, दक्षिण में है ना, दक्षिण गोलार्ध के अंदर आता है ना। तो वहाँ क्या होता है, इस टाइम गर्मी होती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में मनाया जाता है। ठीक है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत वृत्त। अब पहले तो वो कर्क पर पहुंची, फिर मकर पर पहुंची। कर्क रेखा पर पहुंची तो उत्तर गोलार्ध में ज्यादा सनरेज गई, मकर रेखा पर पहुंची तो दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा सनरेज आई, है ना। बट अब हमने जो विषुवत वृत्त पढ़ा था, अगर मेरी वीडियो किसी ने लास्ट की ना देखी हो तो उसको देख लीजिए, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये सभी वीडियोस आपका बेस का काम करेगी ज्योग्राफी को अच्छे से समझने के लिए। और यहाँ से क्वेश्चंस भी उठेंगे बट आपको इतना ईजी हो जाएगा कि आप उनको बहुत इजीली कर सकेंगे। इसलिए प्लीज उन वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको कर्क रेखा मकर रेखा अब मैं यहाँ दोबारा नहीं समझाऊंगी, वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। जब सूर्य की किरणें, जिसने अगर वीडियो देखा है तो उसको समझने में बहुत ईजी रहेगा। सूर्य की किरणें हैं जब कर्क रेखा पर ज्यादा होंगी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी। सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर ज्यादा आ जाएंगी तो वहां दक्षिणी गोलार्ध में गर्म गर्म होगा। ठीक है ना। और जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर होंगी ना तो दोनों गोलार्ध में बराबर जाएगी सनरेज, तो वहां क्या होगा फिर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद और जबकि दक्षिण में वसंत होगा। और 21 मार्च को इसके विपरीत होगा, उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिण में शरद ऋतु होगी, जो हमने पीछे पढ़ा था। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही क्या होते हैं, दिन रात और ऋतुएं। अब ये ध्यान रखिएगा, दिन दिन रात बनते हैं घूर्णन से। ठीक है ना, दिन रात कब किससे बनते हैं, घूर्णन से, और परिक्रमण से क्या बनेंगे, ऋतुएं। ठीक है ना। दिन और रात और दिन और रात पर इफेक्ट इतना पड़ेगा कि भाई दिन छोटे और रात बड़े। दिन और रात कंटिन्यू तो होंगे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी घूर्णन गति से, और ऋतुएं आएंगी परिक्रमण से। बट परिक्रमण से जो दिन और रात की जो दिन बड़े रात छोटी या रातें बड़ी दिन छोटा जो हो रहा है ना, वो भी परिक्रमण का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। भाई शरद ऋतु आ रही है तो रातें बड़े हो जाएंगी, रात बड़ी हो जाएंगी, दिन छोटे। सॉरी, सर्दी की ऋतु है, और गर्मी की ऋतु आएगी तो दिन बड़े रात छोटी। और सर्द में क्या होगा, दिन और रात बराबर, सर्द और वसंत में। ठीक है ना। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है, कहीं कोई मिस्टेक लगती है, या आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।